आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर्स मार्च 2026। ये मार्च 2026 का प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर्स है और प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर्स 2 महीने आगे चलता है, तो इसमें जनवरी का ज़्यादातर तथ्य इसमें होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी प्रत्येक साल मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, इसलिए इस बार गणतंत्र दिवस 77वां था। और थीम क्या था इस बार? वंदे भारत के 150 वर्ष। वंदे भारत के 150 वर्ष इस बार थीम था गणतंत्र दिवस का। और ये पूछा जा सकता है कि इस बार भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा थे और उर्सुला वॉन डेर लेयन। एंटोनियो कोस्टा जो हैं ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थे। तो यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग अंतर है, इसलिए दोनों को याद रखना है। यूरोपीय परिषद के एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी। और इससे पहले 2025 में कौन आए थे? प्रोबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और 2026 में मैक्रो आए थे, फ्रांस के। सबसे अधिक बार यही फ्रांस के राष्ट्रपति ही सम्मिलित होने वाले हो गए हैं। 6 बार लगभग भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर 10,000 विशेष मेहमान आमंत्रित थे और कुल 30 झांकियाँ निकाली गई। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 17 झांकियाँ थी और 13 मंत्रालयों की झांकियाँ थीं। तो इस प्रकार सभी 30 झांकियों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते और सर्वश्रेष्ठ झांकियों के लिए पुरस्कार की घोषणा रक्षा मंत्रालय ने 28 जनवरी 2026 को की। और यह 2 श्रेणियों में दिया जाता है। 2 श्रेणियों में दिया जाता है। तो पहली श्रेणी है निर्णायकों के निर्णय के आधार पर। तो निर्णायकों के निर्णय के आधार पर तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो नौसेना को दिया गया। भारतीय नौसेना को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता के पुरस्कार दिया गया नौसेना को, और अन्य में मार्चिंग दस्ता में दिल्ली पुलिस को दिया गया। और सबसे झांकियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर आया है महाराष्ट्र, जिसका गणित उत्सव वहाँ झांकी में शामिल हुआ था। और दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा केरल है। तो 2 आधार पर दिया जाता है, निर्णायकों के निर्णय के आधार पर। इसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता में नौसेना का आया है और अन्य में मार्चिंग दस्ता में दिल्ली पुलिस, जबकि राज्यों में महाराष्ट्र 1 नंबर पर, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा केरल। वहीं मंत्रालयों में और विभागों में प्रथम स्थान पर संस्कृत मंत्रालय आया है। ये संस्कृत मंत्रालय ने वंदे मातरम, एक राष्ट्र आत्मा की पुकार थीम पर अपना झांकी निकाला था। तो निर्णायकों के निर्णय के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला संस्कृत मंत्रालय को मंत्रालयों में, और राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, जबकि मार्चिंग दस्ता में नौसेना को मिला था। और विशेष पुरस्कार में केंद्र सरकार का जो है लोक निर्माण विभाग को दिया गया। इसका थीम था वंदे भारत का 150 वर्ष का उत्सव। तो लोक निर्माण विभाग को दिया गया विशेष पुरस्कार में निर्णायकों के निर्णय के आधार पर। जबकि दूसरा श्रेणी था नागरिकों के लोकप्रिय पसंद के आधार पर। तो नागरिकों के लोकप्रिय पसंद के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार किसे दिया गया? असम रेजिमेंट को दिया गया। जबकि मार्चिंग दस्ता में अन्य में CRPF को दिया गया। और नागरिकों के लोकप्रिय पसंद श्रेणी में झांकियों में किस राज्य का प्रथम स्थान पर था? तो गुजरात था प्रथम स्थान पर। इसका झांकी था स्वदेशी का मंत्र जाप, और दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान था। जबकि मंत्रालय और विभागों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका आया? तो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग को दिया गया है, जो नई शिक्षा नीति 2020 के थीम पर अपना झांकी निकाला था। तो नागरिकों की लोकप्रिय पसंद श्रेणी में मार्चिंग दस्ता में असम रेजिमेंट प्रथम स्थान पर, अन्य में CRPF को, जबकि झांकियों में प्रथम स्थान पर गुजरात को, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा राजस्थान को मिला। जबकि मंत्रालय में स्कूली शिक्षा विभाग को मिला है। सरकार ने, अब नेक्स्ट है, सरकार ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय का नया लोगो जारी किया है। तो नया लोगो कब जारी किया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय का नया लोगो यह 1 जनवरी 2026 को जारी किया, जिसका शुभंकर का नाम था सांख्यिकी। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय का नया लोगो का शुभंकर था सांख्यिकी, और 1 जनवरी 2026 को जारी किया गया। इस लोगो में 3 चीज़ शामिल है, जैसे अशोक चक्र, रुपए का चिन्ह और रंग। तो अशोक चक्र शामिल है। अशोक चक्र का इसमें अर्थ है सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। अशोक चक्र सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का प्रतीक है। जबकि रुपए का चिन्ह भारत में आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण का प्रतीक चिन्ह है। जबकि रंग में सफ़ेद है, हरा है और गहरा नीला रंग है। 3 रंग शामिल हैं, सफ़ेद, हरा और गहरा नीला रंग शामिल हैं। नेक्स्ट है उदय। क्या है उदय? जो है ये UIDAI का नया शुभंकर है। भारत विशिष्ट
पहचान प्राधिकरण का, ये 8 जनवरी 2026 को लॉन्च हुआ है। तो अभी UIDAI के अध्यक्ष कौन है? नीलकंठ मिश्र हैं, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे नंदन नीलकेनी थे, जो 2009 से 14 तक रहे थे, 5 साल। और इसका गठन हुआ था 2019 में। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन स्थापना 2009 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष नंदन नीलकेनी थे, अभी नीलकंठ मिश्र हैं। और इसका नया लोगो शुभंकर जारी किया गया है 8 जनवरी 2026 को। आधार एक्ट 2016 के द्वारा इसे वैधानिक निकाय घोषित किया गया है। वैधानिक निकाय यानी कि गैर संवैधानिक निकाय, जो विधि के द्वारा स्थापित हुआ है, संवैधानिक नहीं है। आधार एक्ट 2016 में आया था। नेक्स्ट है सागर मैत्री मिशन। सागर मैत्री मिशन क्या है? तो सागर मैत्री मिशन यह हिंद महासागर के प्रमुख 8 देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग मिशन है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हिंद महासागरीय देशों को वैज्ञानिक सहयोग पर देना। और इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश शामिल हैं सागर मैत्री मिशन में। ये 8 देश हैं: ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और म्यांमार। इसमें सागर मैत्री मिशन पहल में शामिल होने के लिए। तो INS सागर ध्वनि कोच्चि से रवाना हुआ था। नेक्स्ट है लोकायन 26 अभियान। लोकायन 26 अभियान क्या है? तो यह एक वैश्विक समुद्री अभियान है। लोकायन 26 अभियान एक वैश्विक समुद्री अभियान है, और इसमें भारत से INS सुदर्शनी कोच्चि से निकला है इस अभियान पर, और 10 माह में यह अभियान पूरा हो जाएगा। 13 देशों की यात्रा पर यह निकला है। लगभग 22,000 नॉटिकल माइल दूरी तय करेगा, और स्केल ए सेट फ्रांस का समुद्री महोत्सव में शामिल होगा। ये लोकायन 2026 अभियान एक समुद्री मैत्री अभियान है, जिसमें भारतीय जहाज INS सुदर्शनी कोच्चि से रवाना हुआ है, निकला है। कितना महीने में पूरा हो गया? 10वां में। और यह लगभग कितना दूरी? 22,000 नॉटिकल माइल दूरी तय करेगा। इसके बाद यह जुलाई 2026 में अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस में शामिल होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस का 150 वर्ष वहाँ हो रहा है समारोह में। अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स में भी शामिल होगा। तो INS सुदर्शनी क्या है? INS सुदर्शनी नौसेना में शामिल हुआ है। यह सेकेंड नौकायन पोत है। यह नौसेना में 2012 में शामिल हुआ था INS सुदर्शनी, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। यह सेकेंड नौकायन पोत है। नेक्स्ट है INS कौंडिन्य। INS कौंडिन्य क्या है? तो यह भी एक नौकायन पोत है। लकड़ी से निर्मित यह पोत है। ये अजंता चित्रकला गुफा पर आधारित पर इसे बनाया गया है, और यह पहला स्वदेशी यात्रा इसका ओमान का हुआ है। तो INS कौंडिन्य पहला स्वदेशी यात्रा कहाँ किया? ओमान का। और INS कौंडिन्य ये पाल कला के एक नाविक थे, पाल काल से संबंधित है। लकड़ी द्वारा निर्मित एक नौसैनिक पोत है। नेक्स्ट है इसरो के 2026 का पहला उपग्रह मिशन असफल हो गया है। 2025 के बाद यह दूसरी बार असफल हो गया। 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था इसरो का। 12 जनवरी 2026 को नए साल में 2026 का पहला उपग्रह मिशन था, जो असफल हो गया। यह PSLV C62 से छोड़ा गया था। इसमें 15 उपग्रह शामिल थे, और EOS N1 इसे कहा जा रहा था। यह उपग्रह सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित होता, लेकिन स्थापित नहीं हो पाया, और इसे इसरो और प्राइवेट कंपनी NSIL ने मिलकर बनाया था। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये प्राइवेट कंपनी है। इन दोनों के द्वारा EOS N1 को लॉन्च किया गया था, जो असफल रह गया है। PSLV C62 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के उड़ान का कितना वर्ष पूरा हो गया है? तो 25 वर्ष पूरा हो गया है। तेजस लड़ाकू विमान है, भारत का स्वदेशी है हल्का लड़ाकू विमान, इसका 25 वर्ष पूरा हो गया। ये पहली बार उड़ान भरा था 4 जनवरी 2001 को। कहाँ से? बेंगलुरु में। विंग कमांडर राजीव कोठियाल ने पहली बार इसे उड़ाया था। तो तेजस को उड़ाने वाले पहले विंग कमांडर कौन थे? राजीव कोठियाल पायलट थे, जिसका पुराना नाम है, तेजस का पुराना नाम था LAC, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नाम था। 2003 में इसका नाम तेजस कर दिया गया था। नेक्स्ट है ICGS समुद्र प्रताप। ICGS समुद्र प्रताप क्या है? तो यह भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ICGS समुद्र प्रताप पहला भारत का स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जबकि दूसरा ICGS परचेत है। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत दूसरा जो है ICGS परचेत है। इसका कमीशन समुद्र प्रताप का 5 जनवरी 2026 को किया गया, और इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, GCL ने। तो ICGS समुद्र प्रताप का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, यह पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। नेक्स्ट है भारत का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन किया गया है। वंदे भारत ट्रेन पहले सिर्फ AC कोच वाला होता था, लेकिन अब स्लीपर
बोगी वाला भी निकल गया है। ये 17 जनवरी को इसका परिचालन किया गया गुवाहाटी से हावड़ा मार्ग के बीच। वंदे भारत कब आया था भारत में? 2019 में वंदे भारत ट्रेन चला था दिल्ली से वाराणसी के बीच। पहला वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था 2019 में। अब वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन भी निकल चुका है, गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चल रहा है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है? ये 2015 में आया था और यह आम नागरिकों को पेंशन देता है। 60 वर्ष उम्र होने के बाद 1000 से 1500 रुपये का पेंशन देता है। इसके लिए 18 से 40 वर्ष का आम नागरिक हो जो आयकर नहीं चुकाता हो, और इसकी अवधि अब बढ़ाकर 2030 से 2031 कर दी गई है। नेक्स्ट है जैसलमेर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो राजस्थान में मनाया गया। भारत चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। 2024-25 में भारत का कुल चावल उत्पादन 150 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। इसे हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है। 25 फसलों की 184 किस्में जारी किया और इसमें बताया कि भारत चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया। 2024-25 में भारत ने कुल 150.18 मिलियन टन का चावल उत्पादन किया है। भारत में चावल क्षेत्र ज़्यादा है, चीन से ज़्यादा बोया जाता है, लेकिन चीन के पास चावल क्षेत्र कम है, फिर भी उसकी उत्पादकता अधिक है। भारत यहाँ सिर्फ उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ा है, जबकि उत्पादकता में अब भी चीन आगे है। जैसलमेर महोत्सव मनाया गया राजस्थान में। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित फैक्ट हैं। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। ये कहाँ है? तो राजस्थान में है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यानी कि पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। तो इको सेंसिटिव जोन कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया। इसे किसने घोषित किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत घोषित किया जाता है और इसमें इको सेंसिटिव जोन में 10 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल होता है। और यूपी का पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, इसे भी। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। नेक्स्ट है 2 नए रामसर स्थल भारत में शामिल हो गए हैं। पिछले वाले में 2 शामिल हुए थे तो 96 हो गए थे, अभी और 2 शामिल हो गए तो भारत में 98 हो जाएंगे। छारी डांड रामसर स्थल ये गुजरात का है और गुजरात में इस प्रकार कुल 5 रामसर स्थल हो गए हैं। छारी डांड नाम है जो कच्छ जिला में है, गुजरात का पहला कच्छ जिला का रामसर स्थल है छारी डांड, और गुजरात का 5वां रामसर स्थल। जबकि पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है, ये यूपी के एटा जनपद में है और सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है पटना पक्षी अभ्यारण्य। इसे भी रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। किसे? तो पटना पक्षी विहार को। और इस तरह से अब भारत में कुल 98 रामसर स्थल हो गए हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल पर आर्द्रभूमि के लिए संरक्षण का ये घोषणा हुआ था। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला पर्वतीय बर्फ का भंडार कहाँ बनाया है? तो अंटार्कटिका में बनाया है। वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला पर्वतीय बर्फ का भंडार बनाया है, अंटार्कटिका में बनाया है कृत्रिम रूप से। नेक्स्ट है टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? टोबी किंगर्स को दिया गया, ये अमेरिका के हैं। टाइलर पर्यावरण पुरस्कार 2026 टोबी किंगर्स को दिया गया, ये अमेरिका के हैं। माइकोराइजा नेटवर्क पर शोध के लिए दिया गया है, माइकोराइजा नेटवर्क पर शोध के लिए इन्हें दिया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है। टाइलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार टोबी किंगर्स को दिया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ बन गया है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया? उत्तर प्रदेश का लखनऊ, जो राजधानी है वहाँ की, पहला शहर बन गया है। IREDA ने 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए $22.5 मिलियन पहले विदेशी हरित ऊर्जा ऋण को मंजूरी दिया है। किस देश को दिया है? तो यह जाम्बिया के लिए दिया है। तो IREDA ने 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए पहला विदेशी हरित ऊर्जा ऋण को मंजूरी दिया जाम्बिया के लिए। कितना मिलियन डॉलर का? $22.5 मिलियन का। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परियोजना का आधारशिला रखा गया है कहाँ? तो काकीनाडा में रखा गया। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है विश्व का सबसे बड़ा हरित अमोनिया परियोजना का आधारशिला, जिसका उत्पादन प्रति वर्ष 1.5 मिलियन टन होगा। नेक्स्ट है अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, ला नीना का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? 2025 रहा है, जबकि 2025 लगातार तीसरा वर्ष सबसे गर्म वर्ष रहा है। 2025 लगातार तीसरा गर्म वर्ष रहा है। जलवायु परिवर्तन का ये खतरनाक ट्रेंड है, जबकि
ला नीना का अब तक का सबसे गर्म वर्ष ला नीना वर्ष 2025 रहा है। नेक्स्ट है अरलम क्या है, तो यह एक तितली अभ्यारण्य है। कहाँ है, केरल में है और ये 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कुन्नूर जिला में है केरल के, और इसे 1984 में अभ्यारण्य बनाया गया था। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य 1984 में बना था। अब ये तितली अभ्यारण्य है केरल का। नेक्स्ट है बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो यह देश पेरू बन गया है। यह दक्षिण अमेरिकी देश है पेरू, बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र खबरें, इसमें है जर्मनी के चांसलर कौन है, फ्रेडरिक मर्ज। ये भारत की यात्रा पर आए थे। अहमदाबाद, गांधीनगर और बेंगलुरु में इन्होंने अपना दौरा किया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। भारत और जर्मनी के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जबकि रणनीतिक साझेदारी के मात्र 25 वर्ष हुए हैं। और यूरोपियन यूनियन तथा नाटो देश के बाहर जर्मनी का ये पहली यात्रा था। भारत के साथ इन्होंने कुल 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नाटो और यूरोपियन यूनियन के बाद जर्मनी का पहला ये यात्रा था। ना कोई यूरोपियन यूनियन के देश गए और नाटो के बाहर पहली यात्रा भारत का था। नेक्स्ट है यूएई के शेख अल नहयान की भारत यात्रा। यूएई के शेख हैं अल नहयान, जो भारत आए थे 19 जनवरी 2026 को। ये राष्ट्रपति के रूप में भारत तीसरी बार आए हैं। अल नहयान 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि हुई थी। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 में हुई थी और भारत और यूएई ने 2022 में एफटीए किया था, जिसका नाम था व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसे सीईपीए केपा कहा जाता है। सीईपीए 2022 में हुआ था। द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करना है, कब तक, 2032 तक। भारत और यूएई दोनों मिलकर द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर 2032 तक करेंगे। अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना भी की जाएगी, घोषणा किया गया। हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना अबू धाबी में किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। चर्चा में रहा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या है, तो यह अमेरिका द्वारा वेनेजुला पर चलाया गया ऑपरेशन था। निकोलस मादुरो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था और वहाँ के अंतरिम राष्ट्रपति बन गए हैं डेल्सी रॉड्रिगज, जो पहले से ही वहाँ के उपराष्ट्रपति थे। तो वेनेजुला के राजधानी कहाँ है, कराकस है वेनेजुला की राजधानी। वहाँ पर ट्रंप द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन बने हैं, डेल्सी रॉड्रिगज। नेक्स्ट है वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2026। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2026 इसे जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स, हर वर्ष जारी करता है। 199 देशों के 227 गंतव्य इसमें शामिल हैं वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में, और इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर आया है, दूसरा स्थान पर जापान और कोरिया है, जबकि तीसरे स्थान पर डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, स्पेन संयुक्त रूप से शामिल हैं। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2026 में भारत को 80वां स्थान मिला है। भारत के लोग 55 देशों में वीज़ा फ्री और मतलब कि जा सकते हैं, तो 55 देशों में मुक्त आवागमन कर सकते हैं भारतीय, और भारत को हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में इस बार 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। और हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में अंतिम स्थान अफगानिस्तान को मिला है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर, दूसरा स्थान पर जापान और कोरिया। नेक्स्ट है हेवन 1 क्या है, तो यह पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। हेवन 1 यह पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। इसे कौन स्थापित करेगा, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है वास्ट, जिसका नाम है VAST वास्त, यही स्थापित करेगा हेवन 1 अंतरिक्ष स्टेशन। पहले से अंतरिक्ष स्टेशन है ISS है, ये 1998 में स्थापित हुआ था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसमें 5 देशों ने इसे मिलकर स्थापित किया था। नासा अमेरिका का, रोस्कोस्मोस ये रूस का, और ESA ये यूरोपियन यूनियन का, और जाक्सा जापान का, और CSA कनाडा का। नासा, रोस्कोस्मोस, ESA, जाक्सा और CSA ये 5 ने मिलकर 1998 में ISS अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किए थे। ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर स्थापित है, जबकि चीन का तियानगोंग स्टेशन है अपना अंतरिक्ष स्टेशन, जबकि भारत का 2035 तक स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ पीस, चर्चा में रहा। बोर्ड ऑफ पीस क्या है, तो गाजा में शांति और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, पुनर्निर्माण के लिए ये ट्रंप द्वारा लाया गया प्रस्ताव था। ट्रंप ने
इसमें इसे 22 जनवरी 2026 को गठन किया और भारत सहित 60 देशों को आमंत्रित किया था, लेकिन इसमें मात्र 14 देशों ने ही सहमति दिया है। तो बोर्ड ऑफ पीस का पहला बैठक कहाँ हुआ था? सम्मेलन दावोस में हुआ था। स्विट्जरलैंड के दावोस में पहला सम्मेलन हुआ था बोर्ड ऑफ पीस का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स के तथ्य हैं। इकोनॉमिक्स में RBI ने अभी बताया है उसके पास विदेशी मुद्रा कोष 696.6 अरब डॉलर हैं। दिसंबर 2025 के अंत तक 2024 में 56 अरब डॉलर की वृद्धि हुआ है। 2025 के अंत तक भारत के पास कुल विदेशी मुद्रा कोष कितना है? तो 696.6 अरब डॉलर, जिसमें कितना वृद्धि हुआ है? 56 अरब डॉलर 2024 से। दिसंबर 2025 तक भारत पर कुल बाहरी ऋण कितना था? तो 746 अरब डॉलर बाहरी ऋण था, जिसमें दीर्घकालिक ऋण 609 अरब डॉलर, लगभग 81.6%। दीर्घकालिक ऋण ज़्यादा है, जबकि अल्पकालीन ऋण मात्र 18.4%, यह 137 अरब डॉलर था। GDP का कुल कितना है? तो 19.2%। भारत पर कुल विदेशी ऋण GDP का 19.2% है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और आउटपुट रिपोर्ट संभावना रिपोर्ट 2026 में बताया है कि विश्व का ग्रोथ 2026 में कितना रह सकता है? तो 2.7% रह सकता है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट में यह बताया गया है, जबकि NSO ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP वृद्धि दर 7.4% बताया है। तो NSO ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर 4.7% बताया, जबकि प्राथमिक वृद्धि दर 2.7%, द्वितीयक वृद्धि दर 6.6% और तृतीयक वृद्धि दर 9.1% बताया है। नेक्स्ट है निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। यह इस बार चौथा संस्करण था और 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। इसमें 4 स्तंभ हैं निर्यात तैयारी सूचकांक के। 4 स्तंभ में निर्यात अवसंरचना देखा जाता है, व्यापार परितंत्र देखा जाता है, नीति व शासन देखा जाता है और निर्यात का प्रदर्शन देखा जाता है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक के 4 स्तंभ हैं: निर्यात की अवसंरचना, व्यापार परितंत्र, नीति व शासन और निर्यात प्रदर्शन। ये 4 स्तंभ हैं, जबकि इसके 3 वर्ग हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक के 3 वर्ग हैं: अग्रणी राज्य, चैलेंजर राज्य और आकांक्षी राज्यों में बांटा गया है। ओवरऑल और बड़े राज्यों में टॉप 3 राज्य हैं, जिनमें प्रथम स्थान पर है निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा गुजरात है। 68 अंकों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है निर्यात तैयारी सूचकांक में, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात तीनों कुल निर्यात में 56% का योगदान देते हैं। मात्र ये 3 राज्य मिलकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात भारत के कुल निर्यात में 56% का योगदान देते हैं। वहीं बिहार का स्थान निर्यात तैयारी सूचकांक में 16वां स्थान है और इसे 40.31 अंक मिला है, जो आकांक्षी राज्य में शामिल है, यानी कि एस्पिरेशनल में शामिल है। 17 बड़े राज्यों में बिहार का 16वां स्थान है, जो कि बहुत ही निम्न स्थान है। निचले स्थान से मात्र एक ही स्थान ऊपर है, आकांक्षी राज्यों में है और एस्पिरेशनल श्रेणी में बिहार। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे राज्यों में टॉप राज्यों में उत्तराखंड है, दूसरा जम्मू कश्मीर है और तीसरा नागालैंड है। पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर उत्तराखंड, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा नागालैंड है। 17 बड़े राज्यों में 8 राज्यों को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है, लीडर श्रेणी में, और 4 राज्यों को चैलेंजर श्रेणी में, जबकि 5 राज्यों को एस्पिरेशनल श्रेणी में रखा गया है। यही एस्पिरेशनल आकांक्षी में बिहार शामिल है। सबसे निम्न स्थान पर, अंतिम स्थान पर झारखंड है, जिसे 17वां स्थान मिला है और यह 42.49 अंक लाया है। जबकि अपना उत्तर प्रदेश पड़ोसी यह चौथे स्थान के साथ 62.09 अंक प्राप्त किया है, जो अग्रणी लीडर राज्यों में है। नेक्स्ट है अप्रैल से दिसंबर 2025 तक भारत का आयात निर्यात की डाटा है। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक भारत का कुल वस्तु प्लस सेवाओं का निर्यात 634.26 अरब डॉलर रहा है, जिसमें 4.33% की वृद्धि हुआ है और भारत का कुल इस दौरान वस्तु प्लस सेवाओं का आयात 730.84 अरब डॉलर रहा, जिसमें 4.95% की वृद्धि हुआ है। इस प्रकार भारत को कुल मिलाकर 96.58 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। तो अप्रैल से दिसंबर यानी कि 2000 दिसंबर लास्ट तक भारत का वस्तु प्लस सेवाओं का निर्यात 634 अरब डॉलर और 730 अरब डॉलर का आयात किया। कुल मिलाकर 96 अरब डॉलर का भारत को घाटा होता है। नेक्स्ट है उर्वरक उत्पादन पर रिपोर्ट आया भारत का। भारत कुल यूरिया खपत का 87% भारत में ही उत्पादित करता है और NPK खपत का 90% भारत
अपने देश में ही उत्पादित करता है। तो उर्वरक उत्पादन में वृद्धि हुआ है, इसलिए बताया गया भारत का 2023 में उर्वरक उत्पादन 507 लगभग 8 लाख टन होता था, जो 2025 में बढ़कर 524.62 लाख टन हो गया है। 2024 में भी यह 509.5 लाख टन था। उर्वरक उत्पादन बढ़ गया है। भारत अपनी यूरिया खपत का 87% उत्पादित कर लेता है और NPK यूरिया जो इसमें होता है वो 90% खुद उत्पादित करता है, जबकि पोटास को भारत आयात करता है। नेक्स्ट है NIA के नए महानिर्देशक कौन बन गए हैं? तो राकेश अग्रवाल बन गए हैं, जबकि ITBP के नए निदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर बन गए हैं, जबकि BSF के महानिदेशक परवीन कुमार, DD न्यूज के महानिदेशक ममता वर्मा बन गई हैं, SBI के प्रबंध निदेशक रवि रंजन बन गए हैं। तो NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर। BSF के महानिदेशक परवीन कुमार बन गए हैं। DD न्यूज के ममता वर्मा बनी हैं। SBI के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रवि रंजन। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के डिप्टी CM जो थे अजित पवार, उनका निधन हो गया 28 जनवरी 2026 को प्लेन क्रैश में हुआ है। ये बम्बई से बारामती जा रहे थे और VSR वेंचर प्राइवेट जेट था, ये क्रैश हुआ है। VSR वेंचर प्राइवेट जेट जिसके पायलट थे सुमित कपूर और शांभवी पाठक और सुमित कपूर पायलट थे, जिनका भी इसी में निधन हो गया 28 जनवरी 2026 को। अजित पवार का निधन, कहाँ जा रहे थे? बम्बई से बारामती जा रहे थे, प्लेन क्रैश में हो गया। नेक्स्ट है शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ग्रासा मासेल को दिया गया। इसमें कुल 1 करोड़ रुपए का राशि मिलता है। ग्रासा मासेल को शांति निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 का दिया गया है। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 का इफ्को साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। 2024 का दिया गया था चंद्र किशोर जायसवाल को, ये बिहार के थे। इफ्को साहित्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 2011 में प्रारंभ हुआ था और यह सिर्फ हिंदी भाषी लेखकों को दिया जाता है। तो इफ्को साहित्य पुरस्कार सिर्फ हिंदी भाषी लेखकों को दिया जाता है। 2025 का इफ्को साहित्य पुरस्कार मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। नेक्स्ट है इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार। इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार है, इसे अंकिता जैन को दिया गया, ओहरे किसान के लिए दिया गया। तो इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार अंकिता जैन को ओहरे किसान के लिए 2025 का दिया गया है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की घोषणा हो चुका है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ड्रामा फिल्म में हेमनेट को दिया गया और म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में वन बैटल आफ्टर अंदर फिल्म को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिल गया है पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अंदर के लिए, जबकि अभिनेता में वैगनर मोरा को दिया गया द सीक्रेट एजेंट के लिए, ड्रामा फिल्म के लिए, जबकि कॉमेडी या म्यूजिकल में टिमोथी चालामेट को दिया गया, मार्टी सुप्रीम के लिए दिया गया, जबकि अभिनेत्री में ड्रामा फिल्म में जेसी बकली को दिया गया हेमनेट के लिए। जेसी बकली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में दिया गया है और कॉमेडी श्रेणी में रोज बर्न को दिया गया इफ़ आई हैड के लिए दिया गया। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हेमनेट को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया वन बैटल आफ्टर अंदर के लिए और अभिनेता में वैगनर मोरा को, जबकि अभिनेत्री में जेसी बकली को दिया गया हेमनेट के लिए। ये गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार था। नेक्स्ट है बाफ्टा पुरस्कार 2026 में नामांकित होने वाला भारत का फिल्म है बंगू। तो बाफ्टा पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित हो गया बंगू। ये मणिपुरी फिल्म है, यह बाल एवं पारिवारिक श्रेणी का फिल्म था। नेक्स्ट है लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्र बालिका दिवस 24 जनवरी को और राष्ट्र मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पुस्तकें हैं घोस्ट आई अमिताभ घोष की और मिडनाइट ट्रेन मैट हेग का है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? अहमदाबाद में मनाया गया। यह 10 से 14 जनवरी को मनाया गया। इस पतंग महोत्सव में अतिथि थे फ्रेडरिक मर्च, जो जर्मनी के चांसलर थे, ये भारत आए हुए थे, वही मुख्य अतिथि थे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इस बार भारत के अहमदाबाद गुजरात में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि फ्रेडरिक मर्च थे। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्र बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। घोस्ट आई के पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष, जबकि मिडनाइट ट्रेन के लेखक मैट हैग हैं। नेक्स्ट है गोवा का तीसरा जिला बन गया है कुशावती। गोवा में पहले 2 ही जिले थे, अब तीसरा जिला बन गया है कुशावती।
विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 2026 का विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे कतर देश था, जबकि फोकस कंट्री स्पेन था। और विश्व पुस्तक मेला का थीम था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रजा @75। तो विश्व पुस्तक मेला का थीम था भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रजा @75। पुस्तक मेला नई दिल्ली में हुआ। विश्व पुस्तक मेला का फोकस कंट्री स्पेन था, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर कतर को बनाया गया था। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड गैम्बिट युद्धाभ्यास। इंस्पायर्ड गैम्बिट युद्धाभ्यास पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। इंडियन ओपन बैडमिंटन टेनिस टूर्नामेंट 2026 ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 नई दिल्ली में हुआ। पुरुष एकल विजेता लिन यू ई थे, जो चीनी ताइपे हैं, और उप विजेता जोनाथन क्रिस्टी, जो इंडोनेशिया के थे। जबकि महिला एकल विजेता इंडिया ओपन बैडमिंटन का आन से यंग थी, जो दक्षिण कोरिया की हैं, जबकि उप विजेता वांग छी थी, जो चीन की हैं। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 नई दिल्ली में हुआ, और इसके पुरुष एकल विजेता थे लिन चुन ई, जो चीन की हैं, और जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के उपविजेता थे। जबकि महिला में आन से यंग हैं दक्षिण कोरिया की, जबकि वांग झी चीन की उपविजेता थी। नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो इसजोड मारिजनी भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं। 92वां ग्रैंड मास्टर भारत का कौन बन गया है? आर्यन वैष्णवरे बन गए हैं। वासनेरे दिल्ली के हैं। आर्यन वासनेरे दिल्ली के हैं, जो 92वां ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 51वां ग्रैंड मास्टर कौन थे? इलम पार्थी थे। इलम पार्थी AI प्लस राहुल BS, जो दोनों तमिलनाडु के हैं। इलम पार्थी और राहुल BS दोनों 51वां ग्रैंड मास्टर बने थे, संयुक्त रूप से तमिलनाडु के हैं। जबकि 52वां आर्यन वासनेरे, जो दिल्ली के हैं। नेक्स्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें देखा जाए तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। कहाँ? तो दिल्ली में स्थापित किया गया। इसे किसने विकसित किया है? तो IIM पुणे ने विकसित किया है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग स्वचालित मौसम स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया। IIM पुणे ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट है करण फ्राइज और वृंदावन, ये क्या है? तो गाय की 2 कृत्रिम नस्ल हैं, करण फ्राइज और वृंदावनी। नेक्स्ट है मीटावीवैट क्या है? तो एनीमिया की पहली ओरल दवा है। इसे थैलेसीमिया पीड़ित को दिया जाएगा, ताकि एनीमिया को कम किया जा सके। मीटावीवैट ये ओरल दवा है एनीमिया का। नेक्स्ट है टैगाटोज क्या है? तो ये प्राकृतिक शर्करा है, जो कि सुक्रोज से 92% ज़्यादा मीठा होता है। तो टैगाटोज एक प्राकृतिक शर्करा है और सुक्रोज से 92% अधिक मीठा होता है। नेक्स्ट है रूट विल्ट रोग, चर्चा में रहा। रूट विल्ट रोग किसका रोग है? तो नारियल पौधा का रोग है। यह फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पंखुड़ी पोर्टल क्या है? तो महिलाओं से संबंधित है। इसे महिला और विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पंखुड़ी पोर्टल यह महिलाओं का पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास आदि की देखभाल करेगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना में खुला है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म जो मछली पालन से संबंधित है, तेलंगाना में खुला है। नेक्स्ट है भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI क्लिनिक शुरू कर दिया है। कहाँ? तो ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल जो AI क्लिनिक शुरू किया है, वह ग्रेटर नोएडा का है क्लिनिक। नेक्स्ट है रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। तो दिल्ली सरकार ने रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर कहाँ विकसित किया गया? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला स्वदेशी 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर किसने विकसित किया है? तो बॉक्सेल ग्रिडस स्टार्टअप्स ने विकसित किया है इसे बेंगलुरु में। नेक्स्ट है गूगल के सहयोग द्वारा इंडस डार्मा ऐप विकसित किया गया है। तो क्यों विकसित किया है? ये टर्मिनोलॉजी को नियंत्रित करने के लिए इंडस डर्मा ऐप विकसित किया है गूगल के सहयोग से। नेक्स्ट है भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी द्वारा किसने एडवांस इमेजिंग को मिनिमली इन्वेसिव ग्लूकोमा सर्जरी के साथ मिलकर पूरा किया है। तो आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली ने पूरी किया है। भारत की पहली 3D फ्लेक्स एक्वा एंजियोग्राफी द्वारा भारत का पहला एडवांस इमेजिंग मिनिमली इनोवेसिव ग्लूकोमा सर्जरी को पूरा कर लिया है आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली ने। नेक्स्ट है
पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन कोच्चि में आयोजित किया गया। दूसरा है बगुरुम्बा महोत्सव कहाँ मनाया गया? बगुरुम्बा दहो महोत्सव ये असम में मनाया गया, बोडो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बगुरुम्बा महोत्सव बोडो समुदाय द्वारा असम में मनाया जाता है। 28वां CSOPC सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह संसदीय संघ है, यह दिल्ली में आयोजित किया गया है ओम बिरला जी की अध्यक्षता में, और यह स्थापित हुआ था 1969 में, कनाडा ने स्थापित किया था। 28वां CSPOC सम्मेलन हुआ है भारत में, दिल्ली में, जबकि 29वां ये ब्रिटेन में होगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CAP से संबंधित नहीं है ये, लेकिन राष्ट्रमंडल से ही संबंधित ये सम्मेलन है, लेकिन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA से संबंधित नहीं है। CSPOC का 28वां सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है भारतवंशी देवनारायण के नाम पर नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 किसने जारी किया है? तो ब्रिटेन ने जारी किया है। नई रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी 2026 किसके नाम पर? तो देवनारायण के नाम पर। ये 8 वर्ष के हैं, इसी के नाम पर देप्सा लॉ लॉन्च किया गया है, रोड स्ट्रेटजी ब्रिटेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सक्साम घाटी चर्चा में रहा है, यह भारत और पाक के बीच विवाद के कारण सक्साम घाटी कहाँ है? तो सियाचिन के उत्तर में है और पाक के कब्जे में है। चीन को दे दिया था पाकिस्तान ने 1963 में, चीन को दे दिया था सक्साम घाटी को। यह सियाचिन के उत्तर में है, हुंजा गिलगित क्षेत्र के में स्थित है, यह हुंजा गिलगित क्षेत्र में स्थित है। भारत इस पर दावा करता है सक्साम घाटी भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है, हुंजा गिलगित क्षेत्र में है और यह सियाचिन के उत्तर में है सक्साम घाटी। नेक्स्ट है डोंडो सिद्धांत। डोंडो सिद्धांत चर्चा में था, ये क्या है? तो पश्चिम क्षेत्र पर संतुलन स्थापित करने वाला सिद्धांत है, ये ट्रंप द्वारा घोषित है। डोंडो सिद्धांत अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति मोनरो के नाम पर आया था डोंडो सिद्धांत। तो पश्चिम एशिया में संतुलन, पश्चिम क्षेत्र में संतुलन के लिए यह सिद्धांत आया था। डार्थ वेडर सुपर बग क्या है? तो ये विशाल समुद्री कीड़ा है जिसे दक्षिण चीन सागर में खोजा गया है। डार्थ वेडर सुपर बग समुद्री कीड़ा है, दक्षिण चीन सागर में खोजा गया है। तो ये थे मार्च 2026 के महत्वपूर्ण प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।